नमस्कार दोस्तों। संजय राउत ने कहा यदि डोनाल्ड ट्रंप कह दे कि जंग को उनकी तरफ से नहीं रुकवाया गया तो हम उसको सही मान लेंगे। नरेंद्र मोदी का सेक्रेटरी या नरेंद्र मोदी यह बात कहें तो हम कैसे सही मान लें, क्योंकि नरेंद्र मोदी तो झूठा व्यक्ति है, अविश्वसनीय, उस पर तो यकीन ही नहीं किया जा सकता। यानी भारत के प्रधानमंत्री ने भारत के ही सांसदों तक में अविश्वसनीयता पैदा कर दी। यह स्थिति पैदा कर दी है कि भारत के प्रधानमंत्री पर भारत के ही लोग अब विश्वास नहीं करते कि वह जो बोलेगा वो सही बोलेगा। जी हां, कमोबेश आज यही स्थिति है। और यह स्थिति सिर्फ यही नहीं रह जाती। वेनेजुला के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि रूस और चीन ईरान और इजराइल की जंग रुकवा सकते हैं, डोनाल्ड ट्रंप नहीं, क्योंकि इन दोनों की यानी रूस की और चीन की विश्वसनीयता और सम्मान बहुत ज्यादा है। और ट्रंप के पास ताकत जरूर है लेकिन विश्वसनीयता नहीं। ट्रंप 24 घंटे में उनके बयानों को देख लीजिए, पता चलता है कि बंदा क्या करना चाहता है और क्या नहीं करना चाहता है। कोई आपको पिक्चर क्लियर नहीं। बेहतर यही होगा कि ट्रंप पुतिन और शी जिनपिंग के साथ मिलकर समाधान निकाले। मैं नहीं कह रहा हूं, वेनेजुला का कह रहा हूं। यानी भारत का प्रधानमंत्री हो या अमेरिका का प्रधानमंत्री, दोनों माय फ्रेंड। तो माय फ्रेंड जो है वो आज दुनिया के अंदर विश्वसनीयता खो चुके हैं, अपने देश के अंदर विश्वसनीयता खो चुके हैं। और जब ऐसी दशा हो तो अब आप समझ लीजिए, नरेंद्र मोदी के लोग, नरेंद्र मोदी खुद को विश्व गुरु घोषित करने के लिए कुछ भी करते हैं। और जब फोटो सेशन होता है G7 का तो उसमें जेलेस्की आगे होता है, तो सब कहते हैं कि वहां तो जेलेस्की आगे था क्योंकि जेलेस्की वहां पर युद्ध चल रहा है इसलिए उसे थोड़ा सा वो करना था। नहीं, वहां पर मैक्सिको की भी राष्ट्रपति शबनम आगे थी और ब्राजील के डी लूला भी आगे थी। यानी भारत की हैसियत न ब्राजील के बराबर है न मैक्सिको के बराबर। अब जब मैक्सिको और इनसे भी हम पीछे खड़े हैं तो अब आप समझ लीजिए भारत के प्रधानमंत्री की हैसियत क्या होगी। बहरहाल प्रधानमंत्री कनाडा के बाद क्रोएशिया पहुंच जाते हैं और क्रोएशिया पहुंचते हैं, फिर जैसे वही ड्रामा होता है। भारतीय जो है वहां पर प्रवासी उनके स्वागत में तालियां थालियां बजाते हैं और न जाने क्या क्या दिखाते हैं, जो ड्रामे किए जाते हैं। इस तरह इवेंट आयोजित कर करके खुद को विश्व गुरु बताने वाले पूरी दुनिया में अब साबित हो चुका है विश्व गुरु क्या है और क्या नहीं है। तब यह बताया जाता है नहीं, क्रोएशिया जाने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अरे भैया, क्रोएशिया नहीं, कोनिया नहीं, पता नहीं कौन कौन देश है, नाम नहीं सुने होंगे, वहां भी वो पहुंच जाएंगे। क्योंकि जब आदमी विश्वसनीयता खो देता है तो अपने आप को विश्वसनीय बनाने के लिए तमाम जगह इधर उधर करता है और वह स्थिति होती है। अब आता हूं भारत ने कैसे विश्वसनीयता खोई है और किस तरह से भारत की दुनिया में आज बेइज्जती हो रही है, यह समझने की जरूरत। प्रधानमंत्री भारत से चलते हैं, कहां जाते हैं? साइप्रस। साइप्रस में भी फोटो सेशन होता है, वीडियो बनता है, सब कुछ होता है। क्या आपको एक खबर मिली कि भारत की कूटनीति, विदेश नीति, किसी को लेकर के कुछ ऐसा बड़ा काम हुआ जिससे देश को फायदा हो, देश को कोई चीज आए? तो आप कहेंगे नहीं, इसकी कोई जानकारी। फिर आप कहेंगे कि कनाडा जाकर के नरेंद्र मोदी ने क्या किया? डोनाल्ड ट्रंप उनसे मिला नहीं, उनसे बिना मिले ही चला गया। 5 मिनट मिलने का टाइम मांगा था, वो भी नहीं मिला। और
जब वो चला गया, फोटो सेशन होते हैं, तब भारत का विदेश सचिव आता है, एक वीडियो मैसेज देता है विक्रम मिश्री और कहता है कि नरेंद्र मोदी को ट्रंप ने कॉल किया और कहा, 35 मिनट बात की और उसमें कहा कि ऐसे है वैसे है और सारी चीजें, और आप इंडिया जाएंगे तो आप यहीं से होते हुए निकल लीजिए। ये उसी तरह जैसे आप मोहल्ले में कहीं जा रहे हो तो कहे अच्छा इधर आओगे तो इधर से होते हुए निकल लो, मेरे घर पे आ जाओ। उस तरह बता रहे हैं जैसे ये कोई कूटनीति विदेश नीति ना हो, न जाने क्या है। जब अभी वो गए थे ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद, दोबारा राष्ट्रपति बनने के, तो किस तरह ट्रीट किया था। उन्हें रिसीव करने एक छोटी सी अधिकारी आई थी। ट्रंप न रिसीव करने आया न छोड़ने आया, और उनके मुंह पर उनकी बेइज्जती की, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेइज्जती की, और जो चाहा मन में वो आया कह दिया। ब्रिक देशों को लेकर के जो उसने गंदे शब्द बोले, ब्रिक का मतलब होता है, जो उसमें आई का मतलब इंडिया होता है। अब आप सोचिए, ब्रिक्स देशों के साथ जब ये किया हो, ऐसी गाली दे रहा हो, और उसके बाद में आप उसके आगे पीछे घूम रहे हो। वो एक ट्वीट कर देता है और आप संघर्ष विराम कर देते हैं। तो जब संघर्ष विराम की बात आती है तो विक्रम मिश्री बताते हैं नहीं, किसी ने मध्यस्थता नहीं की, मध्यस्थता नहीं स्वीकारी गई। और ये बात तो हम उतने दिनों से सुन रहे हैं। क्या जब ट्रंप ने 14 बार यह बात कही, अपनी अदालत में उनके लोगों ने यह बात कही, एफिडेविट देके कही, तो फिर नरेंद्र मोदी एक बार एक ट्वीट करके ट्रंप को उसी में रीट्वीट करके यह कह दें कि नहीं मिस्टर ट्रंप, आप झूठ बोल रहे हैं, कोई मध्यस्थता आपकी नहीं थी, सब हमने किया, हम तो ये। तो हर चीज जिस तरह से बताएंगे और फिर कहेंगे कि नहीं, पाकिस्तान को तो जिस तरह से कहा गया, पाकिस्तान की तरफ से आया और उसने कहा कि नहीं संघर्ष विराम कीजिए। यदि ऐसा होता तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अपने आप को विजेता कैसे घोषित कर देते। 10 मई की तिथि को उन्होंने अपने आप विजय दिवस घोषित कर दिया, कैसे होता। तो इससे समझा जा सकता है। अब भारत के जले में नमक छिड़कने का काम करते हैं वही आसिम मुनीर है, वहां का सेनाध्यक्ष, जो भारत के लिए किस तरह से बोला था, पहलगाम हमले के पहले कैसे शब्द बोला था, और उसके बाद में ये सारे सब ड्रामे होते हैं। उसे अमेरिका की सेना अपने सैन्य दिवस पे यानी आर्मी डे पर बुलाती है स्पेशल गेस्ट के तौर पे, और उसका सम्मान होता है। और वहां का अमेरिका का सेनाध्यक्ष कहता है कि हमारा तो अभूतपूर्व मित्र है पाकिस्तान, और वो आतंकवाद को खत्म करने में अभूतपूर्व काम कर रहे हैं। अब आप सोचिए, यदि पाकिस्तान आतंकवाद खत्म करने में अभूतपूर्व कार्य कर रहा है तो भारत क्या कह रहा है, झूठ कह रहा है कि भारत के लोगों को जो आतंकवादी हमलों को और उनको आतंकवादियों को संरक्षण दे रहा है। तस्वीरें हमने दुनिया भर में दी, 33 देशों में हमारे प्रतिनिधिमंडल गए, वो सब झूठ बोल के आ गए, जो फोटो दिखा रहे हैं वो गलत है, क्या है। लेकिन नहीं साहब, कुछ नहीं होगा। नरेंद्र मोदी साइप्रस गए, क्या उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ एक भी प्रस्ताव पारित कराया कि कहलवा दिया हो पाकिस्तान आतंकवादी देश है, या G7 के देशों और उनके अतिथि देशों के बीच में उन्होंने कह दिया हो कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है, या क्रोएशिया में कह दें, तो कहीं नहीं, एक शब्द नहीं वहां कह पा रहे। और वहां असीम मुनीर को व्हाइट हाउस में स्पेशली डिनर के लिए बुला लेता है डोनाल्ड ट्रंप, यानी इसके लिए उसके पास टाइम, और उसकी प्रशंसा में न जाने क्या क्या कहता है। तो आप कल्पना करिए कि जिस तरह की स्थितियां होती हैं वो चिंताजनक हो जाती। अब भारत किस तरह की कूटनीति अपना रहा है, क्या उसके पास कोई विदेश नीति है?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए 5 मिनट टाइम नहीं, और उसको आराम से बुला रहा है, डिनर करा रहा है, सब कुछ करा रहा है। तो साहब अब आप बताइए, इससे बड़ी और क्या बेइज्जती करेगा? तो लगातार बेइज्जती भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, और यह प्रदर्शित हो जा रहा है कि भारत की कूटनीति, विदेश नीति आज का बंटाधार हो चुका है। भारत के साथ जब इतना बड़ा सारा पाकिस्तान के साथ संघर्ष हुआ, उस संघर्ष के दौरान दुनिया का एक भी बड़ा देश भारत के साथ क्यों नहीं खड़ा हुआ? क्योंकि भारत वह विश्वसनीयता नहीं बना पाया था, और जब विश्वसनीयता ना बना पाया हो तो क्या कहेंगे? और हर तरह से जब वो ये बात कहते हैं तो निश्चित रूप से चिंताजनक हो जाती है। उधर आप देखिए, भारत तो तमाम चीजें वही करता जाता है जो जो ट्वीट आता जाता है। उधर ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनेई ने स्पष्ट बोल दिया, हम सरेंडर नहीं करेंगे, अमेरिकी दखल मंजूर नहीं है। इजरायली हमले में अब तक जो है बताया जा रहा है कि 600 मौतें हो चुकी, बावजूद इसके वह शख्स न डरने का नाम ले रहा है, ना झुकने का नाम ले रहा है, ना कुछ लेगा। भारत ने क्या किया? यदि हम इसे कायरता न कहें तो और कहें क्या, इसे सरेंडर न कहें तो और कहें क्या? आज भारत की बेइज्जती एक शख्स के कारण हो, और उसका नाम नरेंद्र मोदी है। अमेरिका पाकिस्तान के तारीफों में पुल बांध रहा है, बार बार इसी तरह से कह रहा है। यूएस सेंट्रल कमांड जो है के जनरल माइकल कुलिल्ला के बयान अपने आप में बहुत अहम है, और इसके बाद में भारत चुपचाप तमाशा देख रहा है, एक शब्द कहने की स्थिति नहीं है। तो भारत को हमने लाके कहां खड़ा कर दिया? इसीलिए तो संजय राउत ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप एक बार भी कह दे कि मध्यस्थता नहीं की। भाई इतनी देर 35 मिनट आपने बात की है, वो इसी के बाद कह दें कि अभी हमारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात हुई और उसके बाद में मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमने मध्यस्थता नहीं की, बल्कि ये सीधे संवाद था। लेकिन नहीं, कोई नहीं है, क्योंकि वहां के उपराष्ट्रपति का भी आ चुका, वहां के विदेश मंत्री का भी आ चुका और ट्रंप भी कह चुका। अब आप सोचिए, तो इस तरह से जो हमले हो रहे हैं, जिस तरीके से सारी चीजें हुई, वो अपने आप में चिंताजनक। और सबसे ज्यादा चिंताजनक तो यह है कि ईरान इजराइल की लड़ाई में जो नुकसान होने जा रहा है वो भारत का होने जा रहा है, क्योंकि समुद्री मार्ग से ही हमारे सारे व्यापार चलते हैं। और जो जल डमरू है, होर्मज़ का जो जल डमरू है, वो ईरान की सीमा में आता। यदि उसको उसने रोक दिया तो भारत के जहाज जाएंगे कैसे आगे? भारत के कोई भी पानी के जहाज वहां के बिना नहीं जा सकते। अब यह अपने आप में चिंताजनक हो गया कि हमारा व्यापार भी प्रभावित होने की पूरी व्यवस्था कर दी गई है। इधर भारत की हालत क्या है? आप अपने आंतरिक मसले हल नहीं कर पा रहे, दूसरे और तमाम समस्याएं खड़ी हैं। उधर आप ट्रंप को साधने के चक्कर में, दूसरे और देशों को साधने के चक्कर में भारत का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, और उसके बाद में कहानियां बताते हैं कि साहब ये नहीं वो हो गया। यह भारत का सबसे बड़ा नुकसान। इस तरह के झूठ बोले जाएंगे और भारत के अंदर हर चीज अस्त व्यस्त हो। आप ना तो मेक इन इंडिया कर पाए। आज भारत 87% चीनी और दूसरे देशों की जो प्रोडक्शन है उस पर निर्भर है, यानी आयात पर निर्भर है। भारत का व्यापार चाइना के भरोसे चल रहा है। हम चाइना को लाल आंख क्या दिखाएंगे? और भारत में जो भी चीजें आज हो रही हैं उसके लिए हम कहीं ना कहीं निर्भर हैं। तो हमें आप आत्मनिर्भर बनाने के नाम पर निर्भर बना के खड़े कर देते हैं, लेकिन दलाली के सारे काम राफेल कंपनी में अनिल अंबानी की एंट्री करा देंगे, अंबानी जो उसमें इन्वेस्ट करेंगे और उनके सौदे हों।
अडानी का कभी कराएंगे, कभी अंबानी का कराएंगे और इसी के लिए चलेंगे। भारत में सभी को मौत के मुंह में जाने की तरफ ढकेल दिया जाएगा। जब ये हालात हो तो हमें सोचना होगा कि हमारे देश के न प्रधानमंत्री की विश्वसनीयता बची, न उसके दोस्तों की विश्वसनीयता बची, न भारत में व्यापार बचा है और भारत में लोगों की बर्बादी चल रही। इसीलिए शायद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा था कि आप सर्वदलीय बैठक बुलाइए, इसका समाधान निकाला जाए, इस पर चर्चा हो, जिससे हमारी क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, उन पर जब चर्चा होगी तभी हम उसका समाधान कर पाएंगे। और हमें पता है कि कमियां क्या हुई, लेकिन नहीं साहब, यदि बुला लेंगे, बात कर लेंगे तो विश्वगुरु कहां रह जाएंगे? तो विश्वगुरु या विश्वगुरु जो भी है वो एक्सपोज नहीं हो जाए। सिर्फ अपने अहम के लिए इस देश को बर्बादी में ढकेला जाए तो उसे क्या कहें? सोचिए आप, इससे देश के बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, आने वाली तमाम पीढ़ी बर्बादी की तरफ जाएगी, हम संकटों से घिरे होंगे, असुरक्षित होंगे और होंगे नहीं हैं। जब यह हालत हो तो यही लगता है कि सचमुच चौथी पास राजा कभी कोई बड़ा काम तो नहीं कर सकता। जी हां, नहीं हो पाएगा। जय